गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण कर है, टैक्स है, जीएसटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीएसटी को हम आधे घंटे में पढ़ के बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं कि सिर्फ जीएसटी की नेचर क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, बस इतना ही हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको अगर इतना बड़ा कर सुधार हुआ है तो उसके बारे में ये पता चले कि वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे देश की सरकार को मजबूर होना पड़ा इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म करने के लिए, इतना बड़ा कर सुधार करने के लिए। तो हम एक अच्छी खासी करीबन 3-3.5 घंटे का समय लगेगा इसको पूरा कवर करने के लिए। तो हम बेसिक शुरुआत करेंगे। मैं आपको इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में भी चर्चा करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे हम आगे समझेंगे कि पहले हमारे यहां कौन सी व्यवस्था थी, फिर उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, फिर हम कौन सी व्यवस्था लेके आए, फिर उस व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम थी, फिर हम किस व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े, और धीरे धीरे चेंजमेंट करते हुए भी अंततः ऐसे कौन से परिवर्तन थे, ऐसे कौन सी उन परिवर्तनों में आने वाली समस्याएं थी जिनको हम दूर नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से अंततः हमको जीएसटी की तरफ बढ़ना पड़ा। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस चीज पे कि जो जीएसटी है वो क्यों, वाई जीएसटी, कि क्यों जीएसटी हम लेके आए। देखिए, अगर देखा जाए तो जीएसटी जो है ये अभी तक का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। कुछ और भी ऐसे संविधान संशोधन अधिनियम हैं, जैसे जीएसटी से रिलेटेड तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट हुए जो कि टैक्स रिफॉर्म के मामले में देखा जाए या टैक्स से रिलेटेड देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे 80वां और 88वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जिसमें ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, संविधान संशोधन अधिनियम थे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। किस लिए? टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। मतलब अगर हम टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो इन दोनों का उल्लेख, इन दोनों की चर्चा, इन दोनों का डिस्कशन होना लाजमी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि जो 80वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस क्या हो गया, एक तरीके से बढ़ गया। अब यहां पर सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस का मतलब क्या है? देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंटर है, उसके पास डिफरेंट तरीके से क्या आते हैं, टैक्सेस आते हैं, अलग अलग जगह से उसके पास क्या आते हैं, कर आता है। और उसमें से कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि उनको स्टेट के साथ डिवाइड करना होता है। मतलब उसमें से कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, स्टेट को देना पड़ेगा। उनको विभाज्य कर बोलते हैं। यहां लिखा है डिविजिबल टैक्सेस, डिविजिबल, सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस। मतलब क्या कि सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस बढ़ने का मतलब यह है कि जब ये 80वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो उस अधिनियम ने सेंटर के पास जो जो टैक्सेस आ रहे थे और उन टैक्सेस में से अब स्टेट के पास जो जो टैक्सेस जाएंगे उन टैक्सेस की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। मतलब क्या कि अभी तक जो सेंटर के पास टैक्सेस आ रहे थे उसमें से कुछ टैक्सेस ऑब्वियस सी बात है स्टेट के पास जा रहे थे, लेकिन यह संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ तो इसने ऐसी व्यवस्था कर दी
कि अब सेंटर के पास जो टैक्सेस आ रहे हैं उनमें से जो स्टेट के पास जाएंगे उन टैक्सेस की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब अब सेंटर अपने टैक्सेस का ज्यादा हिस्सा किसके साथ शेयर करेगा, स्टेट के साथ शेयर करेगा। तभी मैंने यहां लिखा सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, इसी वजह से इसको, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्सेस ऐड हुए और बहुत सारे टैक्सेस बढ़ गए। किसमें, सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस बढ़ने का मतलब ज्यादातर टैक्स किसके पास जाने लगे, टैक्स का हिस्सा किसके पास जाने लगा, स्टेट के पास जाने लगा। ठीक, और अगर हम 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये क्या था, इसको हम एक नॉर्मल अमेंडमेंट एक्ट मानते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिफॉर्म। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक सर्विस टैक्स नाम का एक टैक्स होता है, उस टैक्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और फिर बाद में जाकर उसको संविधान का एक हिस्सा बना दिया गया। और अगर हम इस टैक्स रिफॉर्म की बात करें तो मैं आपसे कहूं, ये जो 80वां संविधान संशोधन है और 88वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव को भी देख लिया जाए, मतलब इनके कंबाइंड इफेक्ट को भी देख लिया जाए। कंबाइंड इफेक्ट का मतलब क्या, इसने 80वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो चेंजेस लाए और 88वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो चेंजेस लाए, उन दोनों के चेंजेस को जोड़ दिया जाए, अगर मैं आपसे कहूं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाकर आप इस बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म की बराबरी कर पाएंगे। इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म ये था। ठीक, अब अगर मैं आपके सामने कुछ आर्टिकल्स का उल्लेख करूं तो आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 जो है वो ये कहता है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही लगाया जा सकता है। मतलब क्या, कि कोई भी टैक्स लगाया जाएगा तो पहले लॉ के माध्यम से लगाया जाएगा, कानून के माध्यम से, मतलब पहले कानून बनाना पड़ेगा तब वो टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम रात को सो रहे थे, सुबह मन किया कि हमारे पास टैक्स का कलेक्शन कम हो रहा है, चलो एक नया टैक्स लगा देते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले हमको लॉ बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तभी कोई टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इंपोज किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या है, टैक्स बनाना, लॉ बनाना है, नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो ये पावर किसके पास होती है, ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है, जो कि सेंटर में लॉ बनाने की शक्ति रखता है। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास यह शक्ति होती है कि वहां स्टेट में, राज्य में कानून बनाने की ताकत होती है इसके पास। और सेंटर में पार्लियामेंट ही कोई लॉ बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, तब जाकर कोई टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। सिमिलरली स्टेट में भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी कोई एक नियम बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर ही किसी टैक्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। बिना लॉ, बिना कानून, बिना नियम बनाए टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अगर मैं कुछ और आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 264 से 300A, मतलब जो 12th पार्ट है वो बेसिकली डील करता है सेंटर और स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशन को, मतलब इनके बीच के वित्तीय संबंधों को। और अगर मैं यहीं पर 11th पार्ट की बात करूं तो वो चर्चा करता है सेंटर और स्टेट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशन के बीच में। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे होंगे, प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे और लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे होंगे, इसके बीच में चर्चा करता है। और अगर मैं इसी साथ में ही
13 पार्ट की बात करूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, तो जो 13 पार्ट है वो इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी या इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट कॉमर्स की चर्चा करता है। क्या बोला मैंने? 13 पार्ट जो है वो इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या है? जब दो राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों की बात आएगी, वित्तीय गतिविधियों की बात आएगी, उसको अपन इंटर स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, इंटर स्टेट कॉमर्स एक्टिविटी भी कह सकते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड एक्टिविटी भी कह सकते हैं। बराबर है? तो यहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको बताई कि धीरे धीरे करके क्या है, हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का आपका इस्तेमाल होगा। अब मैं इसके आगे आपको कुछ चीज बताता हूं कि एक्चुअल में जो टैक्स सिस्टम है वो टैक्स सिस्टम क्या है, क्या वो टैक्स सिस्टम हमारे यहां है या वो टैक्स सिस्टम हर जगह है, हम इस पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, जो टैक्स सिस्टम होता है बेसिकली हम उसको इस प्रकार समझ सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इधर एक होगा सेंटर के टैक्सेस, इधर स्टेट के टैक्सेस और इधर होगा लोकल टैक्सेस। ठीक, अब हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की, तो इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि जिस इंसान पर हम टैक्स लगाएंगे उसी इंसान से हम टैक्स को क्या करेंगे, वसूलेंगे। मतलब अगर हमने एक्स पर टैक्स लगाया तो हम एक्स से ही वसूलेंगे। और अगर तकनीकी भाषा में बात करें तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेम पर्सन पे रहता है। और इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब करापात और कराघात क्या होता है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने आपको क्या बोला था कि मान लीजिए लगाया किसी और पर जाएगा, वसूला किसी और से जाएगा, मतलब यहां पर इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग पर्सन पे रहता है। टैक्स किसी और पे लगेगा और वसूला किसी और पे जाएगा। अब आज तक आपने तो ये परिभाषा पढ़ रखी है ना कि लगाया किसी और पर जाएगा, वसूला किसी और से जाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्यों हम किसी और पर लगा रहे हैं, हम क्यों किसी और से वसूल रहे हैं, उसी से वसूले ना, क्यों ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था हम लेके आए, इतनी मगजमारी कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इतना आसान नहीं होता है कि हम जिस पर लगाएं उसी से वसूलें। और इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास मतलब पानी पीने वाला ग्लास है, एक कांच का, उसका प्रोडक्शन हुआ, तो उसका प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, उसकी कॉस्टिंग आई 2 रुपए। ठीक, अब फैक्ट्री मालिक को इस ग्लास का प्रोडक्शन करने में 2 रुपए लग गया, उसकी टोटल सारा खर्च मिलाकर 2 रुपए आया। अब 2 रुपए आया तो जब वो मार्केट में बेचने जाएगा तो जाहिर सी बात है ना, उसमें कुछ ना कुछ लाभ कमाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। तो मैं मान लेता हूं 1 रुपए क्या है, 1 रुपए का उसने प्रॉफिट ऐड कर दिया इसमें। अब इसकी कीमत कितनी हो गई, अब इसकी कीमत हो गई 3 रुपए। ध्यान से समझिएगा। और कुछ चीजें यहां पर ध्यान में रखिए कि जब कभी भी भारत के अंदर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा, जब कभी भी भारत के अंदर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा तो उस पर एक ड्यूटी लगती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। समझ में आया? और ये कौन कलेक्ट करेगा? सेंटर। ठीक, और एक टैक्स होता है सेल्स टैक्स।
जिसको आज की भाषा में अपन वैट के नाम से भी जानते हैं, इसको आप कॉमर्शियल टैक्स भी कह सकते हैं, ट्रेड टैक्स भी कह सकते हैं, किसी नाम से भी जान सकते हैं। फिलहाल आजकल की भाषा में इसको वैट के नाम से जाना जाता है। और क्यों सेल्स टैक्स को वैट के नाम से जाना जाता है, आगे आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर किसी भी राज्य के अंदर, राज्य का मतलब जैसे मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटी में जो आप स्टेट पढ़ते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। राज्य का मतलब जो अलग अलग राज्यों से मिलकर एक संघ बना है, यूनियन बना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों की बात कर रहा हूं। तो किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी गुड्स बिकेगा, उसकी बिक्री होगी, तो उसकी बिक्री पर एक कर वसूला जाएगा, एक टैक्स वसूला जाएगा जिसका नाम है सेल्स टैक्स। और उसको कौन वसूलेगा? जिस स्टेट में वो बिकेगा उस स्टेट की गवर्नमेंट उसको वसूलेगी। मतलब 2 चीजें मैंने आपको बताई, क्या कि भारत के अंदर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो उस पर एक ड्यूटी लगती है, कर लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। और उसको कौन वसूलता है? सेंटर। और मैंने बोला एक टैक्स होता है सेल्स टैक्स, जिसको आजकल की भाषा में अपन वैट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं मैंने बोला, आगे आपको समझ में आ जाएगा। और किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी गुड्स की बिक्री हुई है तो उस बिक्री पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं? सेल्स टैक्स, जिसको कि जिस राज्य में वो गुड्स बिका है वहां की सरकार वसूलेगी, वहां की स्टेट गवर्नमेंट वसूलेगी, वहां की राज्य सरकार वसूलेगी। ठीक, तो अब आइए इस एग्जांपल पर। तो 2 रुपए की तो कॉस्टिंग आई थी, 1 रुपए का उसने प्रॉफिट ऐड किया, 3 रुपए में तुरंत गया फैक्ट्री से ग्लास जैसे ही बाहर निकला, तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी आ गए। क्या कहे? साहब आपने देश के अंदर चीज का प्रोडक्शन किया है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा ठीक है साहब, आप हमसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ले लीजिए। तो मान लेते हैं उस वक्त के करीब यही 12.5% के करीब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। तो ये 12.5% क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो उन्होंने कहा ठीक है 12.5% के हिसाब से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ले लीजिए। तो उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ले ली और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं ये मान लेता हूं कि 3 का 12.5% निकालेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 4 रुपए की। अब ये 4 रुपए का प्रोडक्ट में, अभी प्रोडक्शन के जो अलग अलग स्टेप होते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, इसलिए कुछ चेन को कम कर दे रहा हूं। मैं डायरेक्ट इसको रिटेलर के पास भेज दे रहा हूं, दुकानदार के पास भेज दे रहा हूं कि ये डायरेक्ट वहां से निकला और किसके पास पहुंच गया? दुकानदार के पास। मतलब 4 रुपए में इसको किसने खरीद लिया? दुकानदार ने खरीद लिया। बात समझ में आई? ठीक। अब आप एक बात बताइए, जब 4 रुपए में दुकानदार ने खरीदा तो क्या दुकानदार इसको 4 रुपए में ही बेच देगा? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ऐड करेगा ना। जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इसमें 2 रुपए प्रॉफिट उसने क्या किया? ऐड किया। अब इसकी कीमत कितनी हो गई? अब इसकी कीमत हो गई 6 रुपए। और 6 रुपए में ये कस्टमर को बेचने जा रहा है। जैसे ही ये दुकानदार 6 रुपए में कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा था, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट आ गई, राज्य सरकार आ गई। और राज्य सरकार ने क्या कहा कि साहब आपको पता नहीं है क्या कि जब भी कभी आप हमारे राज्य के अंदर किसी भी चीज की बिक्री करेंगे, किसी भी चीज को बेचेंगे, तो उस पर आपको सेल्स टैक्स यानी कि वैट पे करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब ले लीजिए। तो उस वक्त के समय में वही 14% के करीब वैट था, तो 6 रुपए पे 14% का वैट लगा दीजिए। मान लेते हैं आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि जब 6 का 14% निकालेंगे तो अंततः वैल्यू आएगी 8 रुपए। और ये 8 रुपए में जाकर मार्केट में कस्टमर को बिक गया। अब आप समझिए यहां ये 2 रुपए का ग्लास मार्केट में कस्टमर को 8 रुपए में मिला। 2 रुपए का ग्लास मार्केट में कस्टमर को 8 रुपए में मिला। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर ये जो अलग अलग स्टेप पे कर वसूला गया है, ये आसान है या अंततः 8 रुपए में जितना कर वसूलना था सारा का सारा सरकार आकर इस कस्टमर से वसूलती?
कभी संभव नहीं है, या संभव थोड़ा बहुत है भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहां पर कर का भार मतलब अंततः कर को पे कौन कर रहा है, ये कस्टमर, और सरकार वसूल रही है किससे, इस फैक्ट्री के मालिक से जिसने ये 2 रुपए का ग्लास बनाया, उससे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूली, और अंततः ये जो दुकानदार है जो 6 रुपए में ग्लास को मार्केट में बेचने जा रहा था, उससे सेल्स टैक्स यानी कि वैट वसूला। लेकिन क्या ये जो फैक्ट्री के मालिक ने और ये जो दुकानदार ने अपनी जेब से टैक्स दिया क्या? नहीं, बस आगे आने वाली स्टेप में टैक्स की कॉस्ट को ऐड किया और सामने वाले से ले लिया। भाई देखिए, ये 3 रुपए में 12.5% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी थी, और 12.5% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को इसने किससे वसूला? इस दुकानदार से वसूल लिया। और इस दुकानदार ने क्या अपनी जेब से आगे दिया? नहीं, इस 4 रुपए में 2 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, और 2 रुपए में एक वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब इसमें 14% जो वैट लगा, तो 14% के हिसाब से वैट लग के वैल्यू 8 हो गई। तो इसने क्या अपनी जेब से दिया? नहीं, कस्टमर से वसूला और सरकार को दे दिया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें यह आसान नहीं होता है कि जिससे लिया जाए उसी से वसूला जाए। यहां पर क्या होगा, जिस इंसान से लगाया जाएगा उसी इंसान से वसूलने में बहुत समस्याएं आती हैं। इस वजह से कॉन्सेप्ट आया कि भैया यहां पर इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसी और पर्सन पे होगा और इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और पर्सन पे होगा। मैं यहां पर एक बार बताने के बाद बार बार चीजों को रिमाइंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन समझने में दिक्कत है, आप पीछे बैक कर ले और फिर देख ले, तो चीजें समझ में आ जाए। ठीक, अब बात करते हैं ये सेंटर के टैक्सेस की, ये स्टेट के टैक्सेस की, और ये लोकल टैक्सेस की। अगर हम सेंटर के टैक्सेस की बात करें तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कंट्री 2 तरह की होती है, और ये जो टैक्स सिस्टम है ये हमारे यहां तो है, और लगभग पूरे विश्व में ये टैक्स सिस्टम काम करता है। और अगर हम यहां पर फिर सेंटर के टैक्सेस की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्री भी होती है। जब मैंने भी कंट्री की बात बोली ना, तो कंट्री भी 2 तरह की होती है, एक होती है यूनियन और एक होती है फेडरेशन। इसको आप फेडरल कंट्री भी बोलते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब यह हुआ कि जहां पर सिंगल गवर्नमेंट है, और फेडरेशन का मतलब क्या? जहां पर डुअल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर भी है, स्टेट भी है, और जहां पर शक्तियों का ठीक ठाक बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो ऐसी सिचुएशन, अगर मैं बोलूं कि यूनियन का एक एग्जांपल लूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंग्लैंड, यूके। भाई यहां पर स्टेट ना होकर क्या है? काउंटीज हैं। लेकिन अपने यहां जितना स्टेट को पावर है, जितनी अपने यहां राज्यों को शक्तियां हैं, उतनी यहां पर काउंटीज को नहीं है। और अगर अमेरिका की एग्जांपल लें, वहां तो स्टेट की दुनिया बिल्कुल अलग है और सेंटर की दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन अपने यहां तो ऐसा नहीं है ना, अपने यहां तो डिवीजन ऑफ पावर है ना। और अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारे यहां अब तो लोकल बॉडीज भी आ गई हैं। आर्टिकल नंबर 243 याद करिए, और जो 73वां अमेंडमेंट हुआ और 74वां अमेंडमेंट हुआ, जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ, उसने क्या कर दिया? हमारे यहां लोकल बॉडीज को भी ऐड कर दिया, पंचायती सिस्टम, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज को भी ऐड कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो 3 स्तर पर अब तो कर का विभाजन होना चाहिए, टैक्स का विभाजन होना चाहिए। एक तो सेंटर लेवल पे होना चाहिए, एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए, और लोकल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, और लोकल बॉडीज 73वें 74वें अमेंडमेंट से आ गई। और एक बात मेरी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, कि जहां पर फेडरल कंट्री होगी
वहां पर जीएसटी लगाने में बहुत समस्याएं आएंगी, और जहां पर यूनियन है वहां पर आसानी से चीजों को करा जा सकता है, लगाया जा सकता है। फ्रांस में 1954 में ही जीएसटी लग गया था। ठीक, अब बात करते हैं सेंटर के टैक्सेस की। और अगर सेंटर के टैक्सेस की बात करें तो अगर सेंटर के डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सेंटर के डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है? सबसे पहला आपको पता है वही इनकम टैक्स आएगा, फिर कॉरपोरेट टैक्स आएगा जो कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है, और तीसरा कैपिटल गेन टैक्स आएगा, पूंजी लाभ कर आएगा। और ये सारे टैक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अगर सेंटर के ही इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करें तो सेंटर का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो कि अभी मैंने बात करी कि पूरे भारत में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो केंद्र सरकार आपसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूल लेगी और आपको देना पड़ेगा। और उसी वक्त 1994 में 1994 में क्या हुआ? एक बहुत ही मौलिक व्यक्ति, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने देखा कि यार हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और उस इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और जब सर्विस सेक्टर का योगदान हमारी इकोनॉमी में इतना ज्यादा बढ़ रहा है और हम टैक्स किससे ले रहे हैं? गुड्स से। मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किससे ली जाती है कि देश में गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, तो प्रोडक्शन तो गुड्स का ही होगा ना। तो हम जो टैक्स वसूल रहे थे किससे वसूल रहे थे? गुड्स से वसूल रहे थे। एक्चुअल में सर्विस सबसे ज्यादा योगदान दे रही थी। तो तुरंत उनके दिमाग में आया कि अगर हमको इकोनॉमी की ग्रोथ और करनी है और सर्विस सेक्टर इतना योगदान दे रहा है तो हमको उससे भी टैक्स लेना पड़ेगा। और तभी उन्होंने क्या किया? सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या बताया? डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। फिर मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स अगर कोई था तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। और फिर सर्विस टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। ये तो सेंटर के टैक्सेस की दुनिया की बात करी। अब हम बात किसकी करते हैं? लोकल टैक्सेस की। देखिए, अगर सही मायने में देखा जाए लोकल टैक्सेस तो कोई स्पेसिफिकली कोई लोकल टैक्सेस एलोकेट नहीं किए गए थे, अलॉट नहीं किए गए थे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो ये स्टेट, जब से ये आर्टिकल नंबर 243 में जो 73वां 74वां अमेंडमेंट हुआ, जो लोकल बॉडीज जुड़ी, तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मान के चलिए जो स्टेट गवर्नमेंट से, उससे ये उम्मीद की जाने लगी कि भैया आप एक काम करिए, अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपनी लोकल बॉडी का डेवलपमेंट करें। और उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाने लगी कि आप अपनी लोकल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसी टैक्स में से कुछ पोर्शन किनको दे दे? लोकल बॉडी को दे दे। या ये तो यहां तक कह दिया गया कि आप ऐसा करें कि कुछ टैक्स उन्हीं को वसूल लेन देना, वही वसूले, वही इस्तेमाल करें। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो लोकल टैक्सेस कोई अलग से कोई ऐसे टैक्स नहीं जो मैं आपको बताऊं कि ये लोकल टैक्सेस हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी से उम्मीद की जाने लगी कि आप ऐसा करें, अपने पास से ही टैक्सेस दे दें, अपने पास से ही कुछ टैक्सेस को अलॉट कर दें ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दो ही तरह के टैक्सेस को देख सकते हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट। लेकिन अगर हम अब स्टेट टैक्सेस की बात करें तो स्टेट टैक्सेस में अगर मामला फंसता है वही डायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा। तो जो डायरेक्ट टैक्स हैं वो तो स्टेट के पास इतने ज्यादा नहीं है। देखिए, हमारे यहां जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ऐसी थी कि सेंट्रल के पास लगभग 15 तरह के टैक्स थे और स्टेट के पास लगभग 20 तरह के टैक्स थे। अब देखने में तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि यार स्टेट के पास तो ज्यादा टैक्सेस हैं, ज्यादा पैसा आता होगा।
और सेंटर के पास कम टैक्स है तो कम पैसा आता होगा। लेकिन यहां पर ये सिर्फ क्वांटिटी में आपको ज्यादा दिख रहे हैं, एक्चुअल में सेंटर के पास वो टैक्स थे जिनसे ज्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्शन होता था। भले इनकी क्वांटिटी आपको नंबर में कम दिख रही है लेकिन, और इनकी क्वांटिटी नंबर में ज्यादा दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में पैसा ज्यादा किनके पास आता था और इनके पास बहुत कम, क्योंकि इनके टैक्सेस का नंबर ज्यादा था। लेकिन टैक्स कैसे थे? जैसे शव यात्रा पे टैक्स लगा। अभी कोई स्टेट बेचारा शव यात्रा पर क्या टैक्स वसूलेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? ऐसी स्थिति में, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये 30 जून रात को 11:59 तक की बात बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है कि क्या हुआ, जीएसटी लग गया था। ठीक, अब बात समझनी है स्टेट के टैक्सेस की। तो स्टेट में मैंने बताया डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में देखा जाए तो ऐसे कोई विशेष टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहते, लेकिन हां, जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास दो बहुत मजबूत टैक्सेस हैं। मजबूत टैक्सेस का मतलब क्या? उनके पास से अच्छा खासा पैसा आता है, और उसमें से है, एक है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और दूसरा है सेल्स टैक्स, जिसको कि मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी किस नाम से जानते हैं? वैट। और क्यों जानते हैं मैंने बोला थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी ये जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी आया, अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अभी तो आपने क्या कहा था कि भारत के अंदर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी, और उस पर कौन वसूलेगा? सेंटर। लेकिन इसीलिए मैंने जानबूझ के वहां पे नहीं बोला कि दो चीजों को छोड़कर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, सेंट्रल उसको वसूलेगा, लेकिन दो चीजों को छोड़कर। एक है, अब ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दो चीजों को छोड़ दी, मतलब इसको कौन वसूलेगा? स्टेट वसूलेगा। और वो कौन सी दो चीज होंगी जिनके प्रोडक्शन पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी वसूलेगा? पहला है कंज्यूमेबल एल्कोहल, और दूसरा है अफीम फॉर दी मेडिसिनल पर्पस, दवाइयों के उपयोग के लिए। बात समझ में आई? कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा आपके देश में, भारत में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी, जो कि केंद्र वसूलेगा, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, एक है कंज्यूमेबल एल्कोहल और दूसरा है अफीम। और फिर इनको छोड़ दिया जाए तो इनको कौन वसूलेगा? इनको स्टेट वसूलेगा, और भर भर के पैसा आता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी से स्टेट के पास। और दूसरा क्या है? सेल्स टैक्स, जिसको मैंने बोला वैट के नाम से भी जानते हैं। मैंने बोला कि राज्यों के अंदर किसी भी चीज की बिक्री होगी तो उस बिक्री पर लगने वाले कर को क्या बोलेंगे? सेल्स टैक्स बोलेंगे, बिक्री कर बोलेंगे, वैट बोलेंगे। ठीक, यहां तक आपके मन में जितनी भी डाउट थे कि सेंट्रल के टैक्सेस कौन से होते हैं, स्टेट के टैक्सेस कौन से होते हैं, लोकल के टैक्सेस कौन से होते हैं, वो सारी चीजों को हमने आपके सामने क्लियर करा कि सेंटर में ये टैक्स हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, स्टेट में ये टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस हैं जहां से भर भर के पैसा आता है। और लोकल टैक्सेस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि स्टेट से उम्मीद की जाती थी कि आप ही अपने टैक्सेस में से कुछ पैसा उनको दीजिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो पाए। अलग से ऐसा कोई स्पेशल टैक्स इनके लिए लोकेट नहीं किया गया। अब हम ये समझते हैं कि हमारे यहां का जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था, हमारे यहां का जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम था वो क्या था, और उस टैक्स कलेक्शन के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमको धीरे 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 जीएसटी की तरफ बढ़ना पड़ा। और 1986 से पहले हमारे यहां जिस सिस्टम से टैक्स कलेक्ट किया जाता था उस सिस्टम का नाम है सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम। और अब हम समझेंगे कि यह सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता था
और उस सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम में क्या समस्या थी जिसकी वजह से हम जीएसटी की तरफ बढ़े। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम। अब देखिए इसमें किस तरीके से टैक्स सिस्टम चलता था, कैसे टैक्स कलेक्ट होता था। भाई वही है, 100 रुपए का हमने रॉ मटेरियल खरीदा। अब जब खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है खरीदने पे कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा। मान लेते हैं हम टैक्स की दर को समान लेके चलते हैं 10%। खरीदा तो उस पर सेल्स टैक्स लग गया, वैट लग गया। अभी हमने बताया था आपको कि कोई भी चीज की बिक्री होगी, खरीद बिक्री, तो उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं सेल्स टैक्स, जिसको वैट के नाम से भी जानते हैं। तो 10% लगा। अभी 10% लगा तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए। अब इसमें जोड़ लीजिए 110 रुपए हो गया। 100 का 10% 10 रुपए और 100 में 10 जोड़ेंगे 110 रुपए, 110 रुपए। ठीक, अब ये अगले स्टेप पे चला गया। अब जब अगले स्टेप पे चला गया तो 110 रुपए हुआ। अब कोई भी इंसान अगर प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। भाई 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया, 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा तो उस पे खरीदने पे कर लगा, टैक्स लगा, 10% लगा। 10% के बाद अब ये फैक्ट्री मालिक के पास आया। फैक्ट्री मालिक ने इसको 110 रुपए में खरीदा। जब फैक्ट्री मालिक ने इसको 110 रुपए में खरीदा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ उत्पादन करेंगे, तो कुछ ना कुछ उनका पैसा लगेगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा। और प्रोडक्शन का नाम ही होता है वैल्यू एडिशन। तो मान लीजिए 40 रुपए का इस पे क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। 40 रुपए का इस पर क्या हो गया, वैल्यू एडिशन। अब जब 40 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी पहुंच गई, 150 रुपए। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, तो आपको पता है जैसे ही प्रोडक्शन करते हैं उस पर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी मान लेते हैं हमें 10% लगी। 10% लगी तो अब 150 का 10% क्या हो जाएगा, 15 रुपए। और ये 150 में क्या जुड़ जाएगा, 15 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 165 रुपए। 165 रुपए में ये दुकानदार के पास पहुंच गया। अब जब 165 रुपए में ये दुकानदार के पास पहुंचा तो मुझे बताइए क्या 165 रुपए में ही दुकानदार इसको बेच देगा, नहीं, कुछ ना कुछ इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो मान लेते हैं 35 रुपए उसमें क्या किया गया, अपना प्रॉफिट ऐड किया। कितना रुपए ऐड किया, 35 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया। और जब 35 रुपए प्रॉफिट ऐड किया तो वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपए। और ये 200 रुपए में मार्केट में बेचने गया और जैसे ही बेचने गया तुरंत स्टेट गवर्नमेंट आ गई, उसने कहा कि 10% आप क्या पे कर दीजिए, इस पे सेल्स टैक्स पे कर दीजिए, मतलब वैट पे कर दीजिए। तो अब इस चीज की कीमत कितनी हो गई, 200 का 10% हो गया 20 रुपए और 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 रुपए। क्या बताया मैंने कहा 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, खरीदा गया, उस पर क्या लगा, सेल्स टैक्स यानी कि वैट। वैट लगा, कितना लगा, 10%। तो अब कितना हो गया, 110 रुपए। अभी 110 रुपए के बाद ये फैक्ट्री मालिक के पास पहुंचा। फैक्ट्री मालिक ने क्या, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन किया तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन कितना हुआ, मान लिया 40 रुपए। 40 रुपए हुआ, वैल्यू कितनी आई, 150 हुआ। क्योंकि प्रोडक्शन किया तो फिर क्या लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। 10% लगा दी, वैल्यू कितनी हो गई, 15 रुपए। अब इसमें जुड़ेगी कितना हो गया, 165 रुपए। 165 रुपए में दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार उतने में तो बेच नहीं देगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड कर लिया। मान लिया मैंने 35 रुपए प्रॉफिट ऐड किया और अब वैल्यू कितनी हो गई, 200। जैसे बेचने गया तुरंत उस पर क्या लग गया, सेल्स टैक्स यानी कि वैट। कितनी वैल्यू हुई, 20 जुड़ गया। टोटल फाइनल कस्टमर को कितने रुपए में मिला, 220 रुपए में। अब आपको यहां समझना क्या है, समझना यह है कि जब इस टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से हमारे यहां सारे टैक्सेस लग रहे थे, सारे टैक्सेस काम कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि हमको जीएसटी की तरफ बढ़ना पड़ा। अब प्रॉब्लम के रूप में अगर देखें आप तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो 100 रुपए है, इधर देखिए,
जब पहली बार रॉ मटेरियल खरीदा गया उस पर क्या पे किया गया, उस पर सेल्स टैक्स पे किया गया, जिसको कि अपन वैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर मैंने कहा कि उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन किया तो उसने क्या पे किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की। और अब जब उसको बेचा तो उस पर क्या पे किया, फिर से सेल्स टैक्स पे किया, मतलब क्या पे किया, वैट पे किया। तो यहां ध्यान से देखिए, जब भी ये 100 रुपए पर 10% टैक्स लगा, मतलब वैट लगा, तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 110 रुपए। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होगा कि क्यों जीएसटी आया। 110 रुपए। अभी जब 110 रुपए लगा तो मतलब इस इंसान ने इस पर टैक्स पे कर दिया। अब यहां पर जो वैल्यू उठकर आई वो क्या आई, 110 रुपए। और जो ये 110 रुपए वैल्यू उठकर आई, इसमें 10 रुपए किस चीज का है, 10 रुपए वो टैक्स है जो ये इंसान पे कर चुका है। अब यहां पर वैल्यू आई 110 रुपए और इसी में क्या ऐड कर दिया इन्होंने, 40 रुपए वैल्यू एडिशन। वैल्यू कितनी आ गई, 150। अब इस 150 में ये 10 रुपए ऑलरेडी ऐड था, जो कि इस बंदे ने जब रॉ मटेरियल खरीदा था तो उस पर चुकाया था, और वही 10 रुपए इस 150 में अभी जुड़ा हुआ है, तभी इसकी कीमत 150 आ रही है, नहीं इसकी कीमत 140 आती। अब 150 रुपए पर फिर से 10% क्या पे करना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन किया है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी। और जब हमने इस पर 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की तो 15 रुपए टैक्स बना, टोटल वैल्यू आ गई 165 रुपए। अब जब ये 165 रुपए वैल्यू आ गई तो ध्यान से समझिएगा, 165 रुपए जो वैल्यू आ गई, इसमें ये 15 रुपए भी ऐड है और ये 10 रुपए भी ऐड है। मतलब एक बार इस पर जो टैक्स दिया जा चुका था 10 रुपए, इस टैक्स पर हमने फिर क्या पे किया है, टैक्स पे किया है। जब ऊपर 10 रुपए टैक्स पे कर दिया था, फिर से हमने उस पर क्या पे किया है, 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की है। और जब यही 165 नीचे उतर के आएगा और उसी में वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 200। और जब ये 200 वैल्यू बनी तो हमने फिर उस पर क्या पे किया, 10% सेल्स टैक्स पे किया। जबकि हम 10 रुपए ऑलरेडी टैक्स यहां पे कर चुके थे, 15 रुपए ऑलरेडी टैक्स यहां पे कर चुके थे, और ये 10 और 15 की वैल्यू इसी 165 में जुड़ी हुई है, जिसमें हमने वैल्यू एडिशन जोड़ दिया है। तो यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पर भी हमने टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया, टैक्स ऑन टैक्स पे किया। जब हमने 110 रुपए पे कर दिया था तो अब हमको यहां 110 नहीं लेना चाहिए था, हमको ये 10 रुपए हटा देने चाहिए थे। और क्योंकि हमने ये 10 रुपए नहीं हटाए, इसीलिए इस 10 रुपए पे हमने फिर टैक्स पे किया। बात समझ पा रहे हैं? और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब यहां पर हमने फिर टैक्स पे किया और ये जो 165 आया, फिर हमने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। तो यहां पर जो समस्या आ रही थी वो ये समस्या आ रही थी कि हम सेल्स टैक्स वैट पे किया, उसके ऊपर हमने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की, उसके ऊपर हमने ये पे कर दिया। मतलब हम टैक्स पे टैक्स देते चले आ रहे थे, और जो टैक्स पे टैक्स देते चले आ रहे थे, इसी को तकनीकी भाषा में बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। और ऐसी, आप खुद बताइए, अपने आप सोचिए, क्या ये व्यवस्था, कर व्यवस्था अच्छी है? यहां पे तो लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है ना। और न्याय क्यों नहीं हो रहा, आप ध्यान से देखिए। जब इस इंसान ने 10 रुपए टैक्स पे कर दिया तो फिर इस टैक्स को इसमें यहां क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अब जो ये इंसान 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करेगा तो ये ऑलरेडी उस पर भी टैक्स पे कर रहा है, वो ऐड टैक्स की वैल्यू भी ऐड कर दी गई। मतलब टैक्स का भार इस इंसान पर क्या हो गया, बढ़ गया।
और हम हर स्टेप पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स पे करते जा रहे थे। तो यह व्यवस्था बहुत खराब थी और इस व्यवस्था को हमको दूर करना था, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही, कैस्केडिंग इफेक्ट। और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम जीएसटी की तरफ बढ़े। बात समझ पा रहे हैं? और इस समस्या को हटाने के लिए हमको एक दूसरी व्यवस्था पर जाना पड़ा, जिस व्यवस्था का नाम है वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। इस सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम में जिस प्रकार ये सिस्टम है, कोई टैक्स नहीं है, इस सिस्टम में जब टैक्स वसूला जाता था तो हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि एक बार जब ऊपर वाले इंसान ने टैक्स पे कर दिया तो अब हम फिर टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, ये 10 रुपए यहां से हट जाना चाहिए, मतलब यहां पर 100 में 40 जोड़ना चाहिए, तब हम टैक्स पे टैक्स नहीं पे करते। लेकिन हमने वही वैल्यू उठाकर यहां रख दी, उस पे वैल्यू एडिशन किया, 150 आया, फिर हमने 10% पे किया, फिर उसी वैल्यू में हमने फिर जोड़ दिया और अंततः इसी 165 में फिर 35 जोड़ दिया। मतलब हम टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स पे कर जा रहे हैं और अंततः वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ी गई है। इसलिए हमको, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाना था। कैस्केडिंग इफेक्ट एक बीमारी है, बीमारी का मतलब टैक्स की बीमारी है, ऐसे कोई बीमारी नहीं है। कैस्केडिंग इफेक्ट नाम की बीमारी को हटाने के लिए उपचार क्या आया, मेडिसिन क्या आई, इंजेक्शन क्या आया, वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम। अब हम समझते हैं कि ये वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम में टैक्स कैसे वसूला जाएगा और ये जो बीमारी है कैस्केडिंग इफेक्ट की, इसको हम कैसे दूर करेंगे। देखिए क्या होता है, मैं इसको समझाता हूं आपको। ये क्या है, ABCD प्रोडक्शन के 4 स्टेप हैं। एक ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसने फिर प्रोडक्शन किया, फिर वो होलसेलर के पास गया, फिर वो कस्टमर के पास गया। क्या किया मैंने, इसने रॉ मटेरियल खरीदा, इसने प्रोडक्शन किया, ये होलसेलर के पास गया और डी में कंज्यूमर मार्केट में बिक गया। अब समझिए, 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया, कर की दर मान ले रहे हैं 10%, 10%, और उस पर 10% क्या लग गया, टैक्स लग गया। जब 10% टैक्स लग गया तो अब इसका प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य क्या हो गया, 110 रुपए। अब क्योंकि हम सिंगल पॉइंट टैक्सेशन टैक्स कलेक्शन सिस्टम को हटा चुके हैं, उसकी जगह हम क्या लाए हैं, वैट। तो अब समझिए कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे दूर करेंगे। अब यहां पर 110 को मैं 110 डायरेक्ट में लिख के क्या लिखूंगा, 100 प्लस 10, और ये 10 क्या है, जिस पर ऑलरेडी टैक्स पे किया जा चुका है। अब क्योंकि ये प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, कुछ ना कुछ मूल्यवर्धन करेगा, तो वैल्यू एडिशन मान लेते हैं कितना हुआ, 40 रुपए। और अब हम इस 100 में इस 40 को जोड़ेंगे, इस 10 को अलग रखेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। क्यों, क्योंकि याद करिए पहले वाला सिस्टम हम 110 में 40 जोड़ते थे ताकि अगले आने वाली जो स्टेप होती थी उसमें खुद ही हम टैक्स पे टैक्स लगा देते थे। लेकिन यहां ये नहीं करना है, यहां हमको कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करना है, और कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए हमको इस कर की धनराशि को अलग रखना होगा। मतलब यहां पर जो वैल्यू ऐड होगा वो 100 में होगा, अब हो जाएगा 140, और 140 पर आपको पता है क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन किया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितनी लग गई, 10%। टैक्स कितना लग गया, 10%। अभी जब 10% टैक्स लग गया तो इसका क्या आया, 14 रुपए, और ये 14, 140 प्लस 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 154 रुपए, और 154 रुपए में सामान किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि ये जो बी है ये कितना टैक्स पे करेगा। तो ध्यान से समझिए, वैट का फॉर्मूला होता है, वैट बराबर
आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है इस इंसान पर कर का कितना भार पड़ रहा है, कितनी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन के पहले वाले स्टेप पर कितना टैक्स चुकाया जा चुका है। यहां पर इस इंसान पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो रही है? ये 14 रुपए ही तो हो रही है। 140 पर 10% पे करना पड़ रहा है 14 रुपए। तो अगर हम यहां पर वैट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी पड़ रही है इस इंसान पर? 14 रुपए। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब प्रोडक्शन के पहले वाले स्टेप पर कितना टैक्स चुकाया जा चुका है। अब ये इंसान उस टैक्स पर टैक्स नहीं चुकाएगा। मतलब पहले कितना टैक्स चुकाया जा चुका है? 10 रुपए। तो अब ये इंसान वो 10 रुपए नहीं चुकाएगा, उस 10 रुपए का इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि यही तो कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने की व्यवस्था है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा? 10। और अब ये इंसान कितना रुपए पे करेगा? मात्र 4 रुपए पे करेगा। समझ पा रहे हैं? और फिर याद करिए, इसका मैंने फुल फॉर्म आपको क्या बताया? वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप पर कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, अब उस एडेड वैल्यू पर टैक्स लगेगा, ना कि टैक्स पे टैक्स लगेगा। क्योंकि जब टैक्स पे टैक्स लग रहा था तब तो कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, और उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप पर जितनी वैल्यू ऐड हो रही है अब उस पर टैक्स लगेगा। देखिए कितनी वैल्यू ऐड हो रही है? 40 रुपए। और कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 10%। और 40 का 10% निकाल के देखिए कितना आएगा? 4 रुपए। और इतना ही रुपए इसको पे करना पड़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पर कितना चला गया? 154। तो 154 को हम पूरा 154 नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 40 प्लस 14। ये 14 रुपए क्या है? ये 14 रुपए टैक्स है जो कि ए और बी चुका चुके हैं मिलके। ए ने कितना चुकाया? ये 10 रुपए चुकाया। बी ने कितना चुकाया? ये 4 रुपए चुकाया। दोनों ने मिलके कितना चुकाया? 14 रुपए चुकाया, जो कि अब ये नहीं चुकाएगा, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल रहा है। तो कैसे लिखेंगे? ये किस में जुड़ेगी? वैल्यू एडिशन में। ये 140 में। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जोड़ देंगे 14 रुपए को, तो हम फिर टैक्स पे करने लगेंगे। तो यहां पर क्या आया? 140 रुपए, और मान लेते हैं 50 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया गया। और जब 50 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 190। और ऑब्वियस सी बात है, जब बेचने जाएंगे तो इस पे फिर से 10% टैक्स लगेगा। वैल्यू आई 19। 190 और प्लस 19 करिए 209, और 200 रुपए में फाइनली कस्टमर को बिक जाएगा जाके। लेकिन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये सी कितना टैक्स पे करेगा? सी टैक्स पे करेगा वही आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है? देखिए 19 रुपए आ रही है। 19 रुपए की जो टैक्स आ रहा है इसके ऊपर लाइबिलिटी। लेकिन क्योंकि पहले 14 रुपए क्या है? चुकाया जा चुका है, इसलिए इसको 14 रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा।
और इसको कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? मात्र 5 रुपए चुकाना पड़ेगा, ओनली 5 रुपीज। और मैं फिर से बोल रहा हूं, क्रॉस चेक करके देख लीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप पर प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप पर जो वैल्यू एडिशन होगी, उस वैल्यू एडिशन पर अब टैक्स लगेगा। यहां वैल्यू ऐड हुई है 50 रुपए, टैक्स लगा है 10%, 50 का 10% निकालिए कितना है? 5 रुपए, और ये जाकर 209 रुपए में बिक जाएगा। तो यहां पे आपने क्या समझा? आपने यहां पर यह समझा कि जब जीएसटी आया था तो लोग परेशान थे, चिल्ला रहे थे, कोई बस के ऊपर चढ़ के विद्रोह कर रहा है, कोई ट्रेन के सामने आके विद्रोह कर रहा है, किसी ने ट्रैफिक जाम कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है कि हाय लूट लिया लूट लिया। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में वो लोग शुद्ध रूप से मूर्ख थे। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को समझ ही नहीं रहे थे कि जो पहले दर थी, भले वो 12.5% की थी, और भले वैट पे सिस्टम पे बेस्ड किया तो 18% सरकार ले रही है, लेकिन ये 18% दिख आपको ज्यादा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें अब कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया है। तो प्रोडक्शन के प्रत्येक स्टेप पर कर का भार कम पड़ेगा और अंततः जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कस्टमर को कम पैसा पे करना पड़ेगा। और जबकि 12.5% अगर ऐसे नॉर्मल ले रहे थे सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से, तब तो बहुत ज्यादा टैक्स आ रहा था। मतलब वैट ने क्या कर दिया? वैट ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है, कम नहीं किया है। वैट ने टैक्स का कलेक्शन बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि टैक्स का बेस बढ़ गया है। टैक्स बेस बढ़ने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, टैक्स बेस का आधार क्या है? इनकम टैक्स में टैक्स का बेस क्या है? इनकम है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम से क्या हुआ? टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया, क्योंकि टैक्स बेस बढ़ गया। पहले क्या होता था? एक इंसान पर कर का भार ज्यादा पड़ता था तो इंसान अपने पैर पीछे करता था। अब प्रत्येक इंसान पर, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिया गया है, तो कर का भार कम पड़ रहा है, तो हर इंसान खुशी खुशी टैक्स पे कर दे रहा है। इसलिए टैक्स बेस बढ़ गया है और टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। तो वैट क्या है? वैट सिस्टम वो दवा है जिसने कैस्केडिंग इफेक्ट नाम की बीमारी को खत्म कर दिया, और जो कि सबसे बड़ी बीमारी थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। मैंने बोला ये ए है, रॉ मटेरियल खरीदा, पी ने प्रोडक्शन किया, सी ने क्या किया? सी ने क्या किया? सी ने वही जो होलसेलर है और उससे डायरेक्ट मार्केट में चला गया। ठीक? या आप प्रोडक्शन के स्टेप में अपने मन से जो मानना चाहे मान लीजिए। घुमा फिरा के आपको यह समझना है कि ये वैट सिस्टम कैसे काम करता है। इसने रॉ मटेरियल खरीदा, उसने प्रोडक्शन किया, होलसेलर, फिर कस्टमर के पास चला। जितनी लंबी चेन करेंगे उतना लंबा कैलकुलेशन है, उतना लंबा कंफ्यूजन होगा। इसलिए प्रोडक्शन की चेन को कम करके समझाया है, और रेट को, टैक्स की रेट को इसलिए 10% लिया है, ताकि आपके लिए एटलीस्ट कैलकुलेशन तो आसान हो। जब कैलकुलेशन आसान होगी तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया है? 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया, उस पर 10% टैक्स लगा, तो वैल्यू कितनी आ गई? 110। अब 110 उठाकर यहां ऐसे नहीं लिखेंगे, 100 + 10 लिखेंगे, क्योंकि इस टैक्स को हमको हटाना है। तो अब ये वैल्यू एडिशन किस में जुड़ेगा? इसमें। तो 100 + 40 140। अब इस पर फिर क्या लगेगा? 10% टैक्स लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन किया है, और 10% लगा तो वैल्यू कितनी आई? 14 रुपए। अब 14 रुपए आई तो 140 में 14 जोड़ा, वैल्यू कितनी है? 154। मतलब 154 रुपए में इधर जाएगा। अब 154 रुपए में इधर जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात है पे कितना करेगा? क्योंकि वैट का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी पड़ रही है इस इंसान पर? 14 रुपए। और इनपुट टैक्स रेट कितना है? 10 रुपए, क्योंकि पहले वाले स्टेप पे 10 रुपए चुकाया जा चुका है, तो दोबारा ये नहीं चुकाएगा। इसलिए कितना? 4 रुपए। और 40 का 10% निकाल के देखिए, 4 रुपए आएगा। क्रॉस चेक करने का तरीका भी बता दिया। 154 उठकर यहां गया तो कैसे लिखेंगे? 100 + 40 + 14, क्योंकि जो बी और ए ने टैक्स चुकाया है, अब इसको हम नहीं चुकाने देंगे। तो अब जो वैल्यू एडिशन है किस पे जुड़ेगा? 140 पे। 140 + 50 190, फिर टैक्स लगेगा, बेचने जा रहा है तो 19 रुपए टैक्स आया, तो 190 में 19 जोड़ेंगे, 209 रुपए में इसके पास चला जाएगा फाइनली कस्टमर के पास। लेकिन ये पे कितना करेगा? इनवॉइस भरेगा, पे कितना करेगा? क्या? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी पड़ रही थी? 19 रुपए की, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा इसको कितना मिला? क्योंकि 14 रुपए पहले चुकाया जा चुका था।
तो कितना रुपए? 5 रुपए मात्र चुकाएगा। वैल्यू एडिशन 50 रुपए, 50 का 10% करके देख लीजिए, 5 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके हमारा वैट सिस्टम काम करता है। अब हम ये देखते हैं कि आगे कौन कौन सी समस्या आएगी। देखिए, अभी आपने वैट सिस्टम को तो अच्छे से समझा, मतलब जो कैस्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम थी उसको काफी हद तक वैट ने क्या किया? खत्म किया। लेकिन अभी सभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। सभी समस्याएं खत्म कैसे नहीं हुई हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए। क्या कि मान लीजिए कि कोई एक, जैसे मारुति कंपनी है, वो फाइनली कार बना रही है, कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मारुति की जो कार है उसमें कई सारे प्रोडक्ट लगते होंगे अलग अलग। तो सारे के सारे प्रोडक्ट तो यहां बनते नहीं होंगे। सब प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग जगह बनते होंगे। मान लीजिए बॉल बेरिंग कहीं अलग बन रही है, पिस्टन इंजन कहीं और बन रहा है, स्टीयरिंग कहीं और बन रही है, गाड़ी के कवर कहीं और बन रहे हैं, स्टीयरिंग कहीं और बने। मेरे घुमा फिरा के कहने का मतलब है अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर होकर कहां आ रही है? यहां पर, और फिर ये फाइनली कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है? मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो बॉल बेरिंग बना रही है, कोई एक कंपनी है जो स्टीयरिंग बना रही है, कोई एक कंपनी है जो ग्लास बना रही है, कोई एक कंपनी है जो इंजन बना रही है, कोई एक कंपनी है जो टायर बना रही है, कोई एक कंपनी है जो गाड़ी के सीट कवर बना रही है। तो आपको पता है, जब भी इंडिया में किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा तो उस पर कौन सा टैक्स वसूलती है सरकार? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इन्होंने प्रोडक्शन किया, मान लीजिए स्टीयरिंग का, तो क्या वसूला गया? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इन्होंने मान लीजिए ग्लास का प्रोडक्शन किया गया तो क्या वसूला? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इन्होंने मान लीजिए बॉल बेरिंग का प्रोडक्शन किया तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इन्होंने मान लीजिए इंजन का तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब इस तरीके जो जिसने प्रोडक्शन किया उस पर सब पे क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और फिर सामान यहां से यहां आया, जब सामान यहां से यहां सब आया तो ऐसी सिचुएशन में इसने फिर से क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया, और फिर से सरकार इससे क्या लेगी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यहां पर जब सारी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन पे सरकार ने सबसे क्या ले लिया? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और वो सारी चीजें यहां आई तो फिर से कार मैन्युफैक्चर होकर निकली, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन किया, केंद्र सरकार तुरंत पहुंच के बोली लाइए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आपने प्रोडक्शन किया है। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहां प्रॉब्लम आ रही है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है, मतलब इसके बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट लग रहा है। अभी भी हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स पे कर रहे हैं अभी भी। तो अगर मैं इसको बोलूं कि क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें मैं गुड्स पे गुड्स टैक्स पे कर रहा हूं, मतलब गुड्स के टैक्स पे कर रहा हूं, मतलब गुड्स और गुड्स के बीच की कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये गुड्स और गुड्स के बीच की कैस्केडिंग इफेक्ट है। भाई गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है ना, तभी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स का होता है। भाई इन्होंने भी यहां कोई गुड्स बनाया, यहां पर कोई गुड्स बनाया, इन्होंने भी एक गुड्स ही तो बनाया, कार का है, गुड्स ही तो है। और हर गुड्स के प्रोडक्शन पे क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही, मतलब क्या? गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट की समस्या आपके सामने खड़ी हो गई। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा ठीक है, अब इस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नाम आप क्या कर दें? चेंज कर दें, और इसका नाम कर दें मॉड वैट। क्या कर दें? मॉड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम। और क्या कहा कि इस मॉड में क्या व्यवस्था होगी कि ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, अगर किसी ने एक बार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर दी है तो अब वो दोबारा उसी पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करेगा। मतलब मॉड वैट ने क्या कर दिया? गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त कर दिया। समझ पा रहे हैं? अब जैसे गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट की हमने बात करी, ऐसे गुड्स और सर्विस के बीच में भी तो कैस्केडिंग इफेक्ट लग सकता है। और सिमिलरली
सर्विस और सर्विस के बीच में भी तो कैस्केडिंग इफेक्ट लग सकता है भाई। जब गुड्स और सर्विस के बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे लगेगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। शायद आपने सुन रखा हो, एक डीसी नाम की कंपनी है, दिलीप छाबड़िया नाम का व्यक्ति है। वो दिलीप छाबड़िया नाम का व्यक्ति क्या करता है, वो दिलीप छाबड़िया नाम का व्यक्ति क्या करता है कि आप उसके पास अपनी मारुति 800 लेके जाएंगे, और जब आप उसके पास अपनी मारुति 800 लेके जाएंगे, वो उसको इस प्रकार का बना देगा कि आपको लगेगा ये मंगल ग्रह से होके आई है, किसी दूसरे ग्रह से कार आई है, ये धरती की तो है नहीं। मतलब उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन वो कर देगा। तो मान लीजिए आप अपनी मारुति 800, चलिए बुरा ना मानिए, मैं ऑल्टो कर दे रहा हूं, अपनी ऑल्टो लेके गए वहां पर, और जब वहां ऑल्टो लेके गए तो ऑब्वियस सी बात है वो डीसी कंपनी वाले ने कोई ना कोई कंसल्टेंट हायर करके रखा होगा ना। वो कंसल्टेंट क्या करेगा, वो कंसल्टेंट बताएगा कि भैया इसमें दरवाजा इधर से लगा दो, शीशा ऊपर से खोल दो, टायर को ऊपर से लगा दो। मतलब मेरे कहने का मतलब है वो ये बताएगा कि इस कार में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ठीक है, जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको पता है इस पर क्या लग जाएगा, सर्विस टैक्स लग जाएगा, जो कि 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके। अब जब इन्होंने कंसल्टेंट ने बताया, सर्विस दी, तो उस पर सर्विस टैक्स पे करना पड़ा। अब उसके बाद जब इन्होंने बताया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ गुड्स बताए होंगे कि भैया इसमें एक विशेष प्रकार का टायर लगेगा, एक विशेष प्रकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त शीशा लगेगा, तो वो गुड्स हमको खरीदने पड़ेंगे ना। तो फिर जब हमने उनको खरीदा, उसमें हमने फिर से क्या पे किया, सेल्स टैक्स, जिसको कि हम वैट के नाम से भी जानते हैं, बराबर है। और उसके बाद अब जब हम इसको खरीदेंगे तो खरीद के अब रखेंगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है उसकी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब प्रोडक्शन करेंगे, और जैसे ही प्रोडक्शन करेंगे मतलब उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, अब आप कहेंगे कि आपने कहा था ये सेल्स टैक्स जो है ये तो बिक्री कर है, जिस राज्य में बिकेगा उस राज्य की सरकार को जाएगा, तो ठीक है हम हटा देते हैं बीच से, इसको हम बीच से हटा देते हैं क्योंकि सेल्स टैक्स वैट है, राज्य सरकार का मामला आ रहा है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये सर्विस टैक्स पे आप क्या पे कर रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं। मतलब गुड्स और सर्विस या सर्विस और गुड्स के बीच का कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, और जब गुड्स और सर्विस के बीच का कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया तो एक नई समस्या खड़ी हुई। तो सरकार ने क्या कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या करिए, इस मॉड वैट का नाम चेंज करके क्या कर दीजिए, सन वैट कर दीजिए। और इस सन वैट ने क्या समस्या का समाधान किया, इसने कहा कि गुड्स और सर्विस के बीच में जो कैस्केडिंग इफेक्ट लग रहा है उसको समाप्त कर दिया सन वैट ने। अच्छा, मामला यहां तक ठीक था, क्योंकि गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को किसने समाप्त किया, मॉड वैट ने, और गुड्स और सर्विस के कैस्केडिंग इफेक्ट को किसने समाप्त किया, सन वैट ने। लेकिन अभी एक समस्या बच रही थी, क्या, ये सर्विस और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे समाप्त करा जाए, और ये कैसे लगेगा। भाई सिंपल सी बात समझिए ना, कि कोई एक कंपनी है, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई कंपनी है, अब वो जैसे यहां पर ये छोटे 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 गुड्स बना रहे थे और यहां पर आके एक बड़ा गुड्स बन गया, तो सिमिलरली मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई बड़ी कंपनी, उसने कुछ छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करके रखा है, ये एक छोटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये एक छोटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये एक छोटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इन सारी सर्विस को मिलाकर ये एक बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो इन सब पर भी क्या लगेगा, सर्विस टैक्स, और इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी, इस पर भी क्या लगेगा, सर्विस टैक्स। तो फिर सर्विस टैक्स पे हमने क्या पे कर दिया, सर्विस टैक्स पे कर दिया, तो लगा ना सर्विस टैक्स पे सर्विस टैक्स, मतलब सर्विस और सर्विस के बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट आया। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा ठीक है सर्विस टैक्स पे सर्विस टैक्स लग रहा है, आप एक काम करिए, ये जो सर्विस टैक्स है इस सर्विस टैक्स का नाम आप सर्विस टैक्स ही रहने दीजिए, परेशान मत होइए, बस एक काम कर दीजिए, आप इसको वैट पर बेस्ड कर दीजिए।
वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम पे बेस्ड कर दीजिए, जो कैस्केडिंग इफेक्ट है खत्म कर देगा, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने की दवा का नाम ही क्या है, वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम। ठीक, तो यहां पर केंद्र सरकार के जितने टैक्सेस थे वहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि पहले सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम था तो उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम थी, उसको दूर करने के लिए वैट सिस्टम लेके आए। जब वैट सिस्टम लेके आए तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने लगी, मतलब गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट लगने लगा। और जब गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट लगने लगा तो सरकार ने कहा आप ऐसा करिए, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसका नाम चेंज करके मॉड वैट रख दीजिए। मतलब मॉड वैट ने क्या किया, गुड्स और गुड्स के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त किया। फिर समस्या आई कि गुड्स और सर्विस के बीच में, मैंने डीसी नाम की कंपनी का उदाहरण देकर आपको समझाया कि गुड्स और सर्विस के बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे लगा। तो गुड्स और सर्विस के बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के सरकार ने सेन वैट की व्यवस्था लाई। और फिर सर्विस और सर्विस के बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट लग रहा था, तो सर्विस और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को सरकार ने कहा कि नाम आप उसका सर्विस टैक्स रहने दें, बस उसको बेस्ड कर दीजिए वैट पे। तो कैस्केडिंग इफेक्ट नाम की जो बीमारी है वो वैट नाम के इंजेक्शन से सही हो जाएगी। अब सेंट्रल का मामला तो ठीक बैठ गया, अब सेंट्रल की निगाह पहुंची स्टेट पे कि अच्छा हमने तो कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त कर दिया, आप कैसे रहेंगे, आपको भी करिए। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या हुआ, कि स्टेट के पास मैंने बोला दो तरह के मेन टैक्स हैं। एक क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और एक क्या है, सेल्स टैक्स, जिसको कि किस नाम से जानते हैं, फैट। अब स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि एक काम करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी में और सेल्स टैक्स में जो आपका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है इसको आप क्या कर दें, समाप्त कर दें पूरी तरीके से। तो राज्य सरकारों ने कहा कि हम हिम्मत तो बहुत कर रहे हैं, इच्छा शक्ति तो है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अगर ये कर व्यवस्था है, और मैंने आपको पहले बोला कि ये दो टैक्स ऐसे हैं जिससे भर भर के पैसा आता है राज्य सरकारों के पास, ये राज्य सरकारों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत सोर्स है, खूब भर भर के पैसा आता है इनसे। और केंद्र सरकार कह रही थी आप इसके बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त कर दीजिए, तो आप राज्य सरकारों को डर लगने लगा, अरे पैसा कहां से आएगा हमारे पास, हम अपने राज्यों का जो राज्य की गतिविधियां उनका संचालन कैसे करेंगे। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी आपको पता है किस पे लगती है, कंज्यूमेबल अल्कोहल पर, शराब पर और अफीम पर। तो जब इसकी बात आई तो साफ साफ राज्यों ने मना कर दिया कि भैया देखिए इस स्टेट एक्साइज ड्यूटी पर तो हाथ भी मत लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 23 रुपए की बोतल मिलती है, 23 रुपए की बोतल बनती है और मार्केट में 320 रुपए की बिकती है शराब की। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा टैक्स मिलता होगा राज्य सरकारों को। और सही मायने में देखा भी जाए तो आप मुझे बताइए, स्टेट एक्साइज ड्यूटी में जब कंज्यूमेबल अल्कोहल है, लिकर है, तो एक्साइज ड्यूटी के कैस्केडिंग इफेक्ट की जो समस्या है उसकी संभावना बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि स्टेट एक्साइज, भाई एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी कब लगेगी? एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी तभी लगेगी ना जब अलग अलग जगह अलग अलग गुड्स का प्रोडक्शन होगा और फिर आके वो एक कंपनी में अलग मैन्युफैक्चरिंग होगी, निकलेगा। तो शराब में क्या है, शराब में तो ऐसा नहीं होता ढक्कन कहीं और बन रहा है, राइपर कहीं और बन रहा है, बोतल कहीं और बन रही है, शराब कहीं और बन रही है, ऐसा तो नहीं होता है। लगभग केसेस में ऐसा होता है, सब एक ही कंपनी में मिलता है, एक ही जगह पे। तो ऐसा एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी शराब में, तो इसलिए केंद्र सरकार थोड़ा नॉर्मल हो गई। लेकिन सेल्स टैक्स तो भर भर के लगता था ना, सेल्स टैक्स की कैस्केडिंग तो भर भर के लगती थी ना। रॉ मटेरियल खरीदा गया तो उस पे लगा, फिर वो प्रोड्यूसर के पास गया तो लगा, फिर वो होलसेलर के पास गया तो लगा, फिर वो रिटेलर के पास गया तो लगा, फिर अंततः वो कस्टमर के पास जाता है, तभी तो भर भर के इतना
ज्यादा टैक्स लग जाता है और वैल्यू इतनी बढ़ जाती है। तो जो सेल्स टैक्स का मामला था वहां पर बात फंस रही थी कि ठीक है, शराब के प्रोडक्शन पे तो एक्साइज ड्यूटी का कैस्केडिंग इफेक्ट इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं शराब बन रही है तो जैसे कार का एग्जांपल दिया था कि अलग प्रोडक्ट बना, अलग प्रोडक्ट बना, अलग प्रोडक्ट बना, सब जाकर फिर आकर एक कंपनी में मारुति में बने, तो एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगी। लेकिन शराब में तो ऐसा नहीं होता ना कि बोतल कहीं बने, ढक्कन कहीं बने, राइपर कहीं बने, शराब कहीं बने। लगभग ऐसा ही होता है, सब एक ही जगह पे बनता है। तो जब सब एक ही जगह पे बनता है तो एक ही जगह से एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी, तो कर पे कर, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन मैंने बोला सेल्स टैक्स तो लगेगा ना, रॉ मटेरियल खरीदोगे तो, शराब बनाने के लिए तो लगेगा, प्रोडक्शन करने के लिए फिर लगेगा, होलसेलर के पास जाएगा तो लगेगा, और फिर बिकेगा मार्केट में तो लगेगा। तो सरकार ने क्या कहा, ठीक है, इवन आप मानेंगे कि सरकार ने संविधान में प्रॉपर रूप से एक परिभाषा भी दे दी है गुड जीएसटी की सरकार ने एक परिभाषा ही दे दी है कि सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाला कर जीएसटी है, सिर्फ कंज्यूमेबल अल्कोहल को छोड़कर। अब आप करिए बवाल, करते रहिए, हमने तो परिभाषा दे दी संविधान में कि उन सभी चीजों पर, सभी वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला कर जीएसटी है, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमेबल अल्कोहल को छोड़कर। सरकार ने परिभाषा ही दे दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को पता है काफी ज्यादा राजस्व आता है इससे। अब मामला कहां फंसा? अब मामला फंसा सेल्स टैक्स का। तो सरकार ने, कौन सरकार ने? केंद्र सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया। अच्छा, जब सर्विस टैक्स आया था, तो जब सर्विस टैक्स आया था तो जो राज्य सरकार थी बड़ी खुश थी, अरे अरे सर्विस टैक्स आया है, सर्विस टैक्स आया है और ये हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। और जब ऐसी व्यवस्था आई कि ये हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने ये कहा, क्योंकि स्टेट, हमारे संविधान में एक चीज लिखी हुई है कि स्टेट मतलब राज्य एक प्रोफेशनल टैक्स नाम का टैक्स लगा सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स नाम का एक टैक्स लगा सकते हैं। तो राज्य सरकार के वकीलों ने या राज्य सरकारों ने क्या कहा कि ये जो सर्विस टैक्स है और कुछ नहीं, प्रोफेशनल टैक्स ही है। तो ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, केंद्र सरकार भी पहुंच गई। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार ने साथ किसका दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट का। केंद्र सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साथ किसका दिया? केंद्र सरकार का। और जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का साथ दिया, तो आपको पता है हमारा आर्टिकल नंबर 264 में एक चीज लिखी है, रेसिडुअरी पार्ट्स, अवशिष्ट शक्तियां। मतलब एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है और रेसिडुअरी पार्ट्स होती है। मतलब यूनियन लिस्ट का मतलब क्या? उस पे केंद्र सरकार का हाथ है, स्टेट मतलब अधिकार है, स्टेट पर राज्य सरकारों का अधिकार है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का अधिकार है, और जो नहीं लिखा है उन सब पर किसका अधिकार है? सेंटर का अधिकार है। उन्हीं को हम अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पार्ट्स के नाम से जानते हैं। और सर्विस टैक्स नाम की कोई भी चीज कहीं संविधान में लिखी नहीं थी, किसी लिस्ट में लिखी नहीं थी। और इसीलिए क्योंकि वो रेसिडुअरी पार्ट्स में आती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस पे तो अधिकार किसका है? सेंटर का है, और राज्य दोबारा फिर से किसी प्रकार का ड्रामा ना करें, इसलिए सरकार ने तुरंत दिमाग लगाया और 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके एंट्री नंबर 92C में तुरंत एक परिभाषा दे दी सर्विस टैक्स की, जो कि किसमें आएगा? यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट में आएगा मतलब इस पे किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का। ठीक, तो हम बात किसकी कर रहे थे? सेल्स टैक्स वैट की। तो अब केंद्र सरकार ने अनुरोध किया राज्य सरकारों से कि इसमें तो भैया आप कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करें, चलिए इसमें तो हम आपकी बात मान ले रहे हैं, लेकिन है क्या मसला कि सेल्स टैक्स जो है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, तो केंद्र का इतना कोई ज्यादा इस पर अधिकार नहीं चलता है। तो केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा, एक लॉलीपॉप दिया। क्या लॉलीपॉप दिया?
कि 2 साल तक, अगले 2 साल तक आपको जो भी हर्जाना होगा वो हम आपको पे करेंगे। आप एक काम कर दीजिए, अपने इस सेल्स टैक्स को वैट पे बेस्ड कर दीजिए। और 2005 में लगभग 22 से 23 राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने सेल्स टैक्स को वैट सिस्टम पे बेस्ड कर दिया। और विश्वास मानिए कि पहले, मतलब जो पहले 2 साल की कंपनसेशन की बात करी थी, पहले साल में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 8 राज्यों को कंपनसेशन, मतलब जो क्षतिपूर्ति है वो प्रोवाइड करनी पड़ी, और उसके बाद मात्र 5 राज्यों को क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ा, और उसके बाद नहीं मिलना था, नहीं किसी को जरूरत पड़ी। और अब आज की डेट में सारे राज्य बहुत खुश थे उसके बाद कि हां हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, और तभी से ये सेल्स टैक्स वैट के नाम से जाने लगा, जो कि क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, चाहे सेल्स टैक्स कह लीजिए, चाहे ट्रेड टैक्स कह लीजिए, चाहे कॉमर्शियल टैक्स कह लीजिए, जिसको आज की डेट में हम वैट के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा ये सेल्स टैक्स को वैट क्यों कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक, तो अब सारी समस्याएं खत्म हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं थी जो आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं। अब आप ध्यान से समझिए, मैं उन समस्याओं को आपको बताता हूं। देखिए, थोड़ा दिक्कत तो होगी, इसीलिए मैंने कहा था ये उन लोगों के लिए है जो डिटेल में समझना चाहते हैं। जिनको डिटेल में नहीं समझना है, काम का माथापच्ची मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए, मत समझिए, ऐसा कोई बहुत नेसेसरी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि वो आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो मैं एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बना दूं, ताकि एक आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आने लगे। अब समस्याएं तो सारी खत्म हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी समझिए। देखिए, अभी तक जो आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो किस पे काम कर रही थी, किस सिस्टम पे? सेनवैट। आपका जो स्टेट का सेल्स टैक्स था वो भी क्या हो गया था? वैट पे बेस्ड। आपका जो सर्विस टैक्स था उसका नाम सर्विस टैक्स था, लेकिन वो भी किस पे बेस्ड हो? वैट पे। और अब प्रॉब्लम कहां आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही, मान लीजिए किसी भी चीज का प्रोडक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या लगेगा? सेनवैट लगेगा। देखिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किस पे काम करी? सेनवैट पे। और कोई चीज बनी है तो बिकेगी भी, और जब वो बिकेगी तो उस पे क्या लगेगा? वैट लगेगा। देखिए, मतलब जिसको सेल्स टैक्स वैट लगेगा, मैं बार बार बोलता हूं, उसी नाम से जानते हैं। तो अब कोई इंसान को छोड़ दीजिए, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि सेनवैट पे काम कर रही है, इसको कौन वसूलता है? सेंटर। और इसको कौन वसूलेगा? स्टेट। अब ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्या? क्योंकि आपको पता है, ध्यान करिए, मैंने एक बात आपसे बोली थी शुरुआत में कि वहां पर जीएसटी लगाना आसान है जहां पर यूनियन है। जैसे ही फेडरेशन आता है वहां पर जीएसटी लगाने में हालत खराब होती है। देखिए आपके सामने, भाई इसको कौन वसूल रहा है? सेंटर। इसको कौन वसूल रहा है? स्टेट। प्रोडक्शन हुआ, सेनवैट लगा, बिका, वैट लगा, सेल्स टैक्स लगा। और हमारे यहां सेंटर और स्टेट इतने अच्छे तो नहीं है ना कि इनके और इनके बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा इनको दें। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है जब हमारे यहां सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम चलता था, टैक्स कलेक्शन सिस्टम चलता था, तो उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट लगता था। और उस कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करने के लिए ही तो हम क्या लेके आए थे? वैट सिस्टम। और वैट सिस्टम में क्योंकि पहले जो प्रोडक्शन के पहले स्टेप पे जिसने टैक्स पे कर दिया था, तो बाद में उतना टैक्स नहीं पे करेगा, मतलब बाद वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल रहा था। और जब बाद वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिल रहा था तो दोनों में सामंजस्य था ना। यहां पर सेंटर स्टेट में क्या सामंजस्य, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मतलब सेनवैट और वैट
इसके बीच में कैस्केडिंग इफेक्ट अभी भी लग रहा है, क्योंकि ये मान लीजिए वैट पे बेस्ड सिस्टम पे बेस्ड है, ये वैट सिस्टम पे बेस्ड है, लेकिन इसके ऊपर तो अभी भी लोग क्या दे रहे हैं, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसी कोई व्यवस्था करी नहीं गई ना कि इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिले। उसके पीछे का रीजन है सेंटर और स्टेट अलग अलग है, कोई नहीं देना चाहेगा पैसा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी। दूसरी प्रॉब्लम समझिए क्या, हमारा देश भारत है और आप बहुत अच्छे जानते हैं भांति भांति प्रकार के लोग हैं, कितने जुगाड़ू लोग हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं और हमारे देश में हुआ जुगाड़। अब उसका लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना शुरू किया कि भाई या तो सरकार गुड्स पे टैक्स लगाएगी या तो सर्विस पे लगाएगी। गुड्स मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेन वैट लगा दिया, सर्विस मतलब वही सर्विस टैक्स वैट पे बेस्ड करती है। अब ऐसी सिचुएशन में ये समझिए कि जिस पर टैक्स कम होता था लोग अपने प्रोडक्ट को वहीं पर उसी लिस्ट में ले जाते थे, वहीं घुसड़ देते थे। क्या अगर मान लीजिए सरकार ने कहा कि सरकार ने गुड्स पर टैक्स कम कर दिया, तो अभी तक जो लोगों की सर्विस थी लोगों ने उसको गुड्स में चेंज कर दिया। और मान लीजिए कि सरकार ने सर्विस पे टैक्स कम कर दिया, तो इस मंगलवार को अगर कोई चीज उनके लिए गुड्स थी तो अगले मंगलवार को वो चीज उनके लिए सर्विस हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने सर्विस पे टैक्स कम कर दिया। मतलब सरकार जिस पर टैक्स कम करती थी लोग अपने गुड्स को उस चीज में परिवर्तित कर लेते थे। मतलब अगर गुड्स में टैक्स कम कर दिया तो सर्विस वाले ने अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, और अगर सर्विस में टैक्स कम कर दिया तो गुड्स ने सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। जहां सरकार टैक्स कम करती थी वहां पर लोग घुस जाते थे। सरकार हो गई परेशान। तो सरकार ने क्या कहा, एक लिस्ट बनाई। सरकार जैसे मान लीजिए कोई बार्बर शॉप है, तो अभी तक वो क्या थी, कभी वो गुड्स कहता था, कभी सर्विस कहता था। सरकार ने लिस्ट बनानी, सरकार ने कहा आज से बार्बर शॉप किस में आएगी, सर्विस में, क्योंकि हमारा देश जुगाड़ू है। दिमाग लगा दिया उसने, इस बार्बर शॉप का नाम ही चेंज कर दिया। उसने कहा हेयर डिजाइनर। अब लाओ, सरकार ने फिर थोड़ी मशक्कत करी, उसने कहा ठीक है ये भी सर्विस में आएगा। फिर उसने दिमाग लगा दिया, फिर नाम चेंज कर, उसने कहा हेयर स्टाइलर। अब इसका मतलब क्या, सरकार परेशान हो गई, क्यों, कितनी लंबी लिस्ट बनाएगी। तो सरकार ने एक नेगेटिव लिस्ट बनाई। सरकार ने नेगेटिव लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनाई नेगेटिव। उसने कहा कि इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं, इन सारी चीजों को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब क्या है, सर्विसेज। एक लिस्ट बनाई और उसमें लिखा कि इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं उन सारी चीजों को छोड़कर बाकी जितनी चीजें वो सब सर्विस है। और संविधान में परिभाषा भी दे दी, क्या, कि वो हर चीज सर्विस है जो गुड्स नहीं है। वो हर चीज सर्विस है जो गुड्स नहीं है। अब भैया आप तय कर लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है, या तो अब यूनिवर्स में कोई चीज या तो गुड्स होगी या तो सर्विस होगी। तो इस पर एक अच्छी खासी माथापच्ची हुई और सरकार ने फिर परिभाषा दी वही सर्विस की जो मैंने आपको बताई, और इस तरीके की नेगेटिव लिस्ट बनाई। हालांकि बाद में जाकर यह समस्या का समाधान हुआ, लेकिन अभी भी समस्या समाप्त नहीं हुई है। समस्या समाप्त क्यों नहीं हुई है, क्योंकि शायद आप भूल जा रहे हैं कि अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है वो वैट पे बेस्ड नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में समझिए, अब वो मेन 5-6 प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी जिसकी वजह से हमारी सरकार मजबूर हुई कि हमको नहीं जीएसटी लाना ही पड़ेगा। पहला क्या, ध्यान से समझिए, हम सेन वैट और वैट के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को अभी भी झेल रहे थे। दूसरा, जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी शराब पे लग रही थी और जब वो बिकेगी तो उस पे सेल्स टैक्स यानी कि वैट लग रहा था, इसके बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को भी अभी हम झेल रहे थे। तीसरा, क्योंकि मैंने बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो सेल्स टैक्स होता है वो राज्य सूची का विषय होता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो वही सेल्स टैक्स को हम वैट के नाम से जानने लगे ना, तो होता क्या था, मैंने शुरुआत में ध्यान करिए, मैंने बोला था कि राज्य में
अगर कोई कानून बनाता है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर है और वो कानून बना के अपने यहां टैक्स लगा सकता है। तो हर स्टेट की अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर है और हर स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो अपना सेल्स टैक्स यानी कि वैट की रेट को डिसाइड कर सकता है। और इस वजह से क्या होता था कि ये जो वैट की रेट है ये डिफरेंट होती थी डिफरेंट स्टेट्स में, विभिन्न राज्यों में वैट की रेट डिफरेंट होती थी। और हम क्या परिकल्पना कर रहे थे, हम कौन सा सपना लेके खड़े थे, वन नेशन वन टैक्स। और वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना को लेके हम चल रहे थे। तो मुझे बताइए अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लग रहा है, ये कहां की अच्छी बात है? ये तो वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना को कभी पूरा ही नहीं होने देगा। अब अगली समस्या समझिए, अगली क्या है कि एक एंट्री टैक्स का नाम सुना होगा आपने, एंट्री टैक्स, और दूसरा है ऑक्ट्रॉय, चुंगी कर। मतलब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, एक क्षेत्र से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं जिसको चुंगी कर बोलते हैं। एंट्री टैक्स, प्रवेश कर। तो हम परिकल्पना किसकी कर रहे हैं, वही वन नेशन वन टैक्स की। और ऐसी क्या व्यवस्था है, हमको अपने देश के अंदर ही इधर से उधर जाने में हमको अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसी परिकल्पना हमें कभी, ऐसी जो व्यवस्था है ये कभी वन नेशन वन टैक्स के सपने को पूरा नहीं होने देगी। तो इसको भी खत्म करना था। और पांचवा कि हमको सेंटर और स्टेट के टैक्सेशन सिस्टम को एक बनाना था, क्योंकि फिर से मैं ये बात बोल रहा हूं, वन नेशन वन टैक्स का सपना हम देख रहे थे, जो कि अलग अलग टैक्स से नहीं होना चाहिए, एक देश में एक ही टैक्स लगना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं आपके सामने थी। इन सारी समस्याओं का कोई भी समाधान अब सरकार के पास नहीं था, सिर्फ एक समाधान को छोड़ के, और उस समाधान का नाम है जीएसटी। इस वजह से हमारे यहां जीएसटी आया। ठीक, यहां पर आपका बेसिकली पहला पार्ट कंप्लीट होता है, वाई जीएसटी। मैं जानता हूं चीजों में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार देखिएगा तब चीजें समझ में आएंगी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो हर कोई हजम कर लेता। समझ पा रहे हैं तो कम से कम 1-2 बार देखें, जहां कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए फिर से रिवाइंड करके देखें, और कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछें। यहां पर आपके पहले लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कि वाई जीएसटी। अब लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि जीएसटी है तो क्या है, जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी के कौन कौन से फीचर्स हैं, जीएसटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या सीजीएसटी है, क्या एसजीएसटी है, क्या यूटीजीएसटी है, क्या आईजीएसटी है, क्या कंपनसेशन टू दी स्टेट्स है, कैसे एक राज्य के अंदर जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है, पर्ची का मतलब तकनीकी भाषा में इनवॉइस मिलता है, उसमें कैसे सीजीएसटी लगता है, कैसे एसजीएसटी लगता है, कैसे और जब जिस भी ग्राहक को या जिस भी प्रोडक्शन के स्टेप पर जो भी इंसान है उसको कैसे सीजीएसटी पे करना पड़ेगा, कैसे एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला आएगा इंटर जीएसटी, उसमें हम कैसे सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, कहां टैक्स जाएगा, किस स्टेट को टैक्स मिलेगा, इन सारी व्यवस्थाओं पर हम बाकायदा प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको समझाएंगे। बस थोड़ा अपनी मन स्थिति को मजबूत रखें कि हाँ हमें समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये गारंटी मैं देता हूं आपको कि मैं आपको समझा दूंगा। बस क्या है, थोड़ी सी चीजें कठिन हैं, इनको समझने में 1-2 बार आपको बार बार देखना पड़ेगा। समझाने की गारंटी मैं 100% समझा दूंगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसको एक बार इस प्रकार से रिवाइज कर लेते हैं कि आपके दिमाग में चीजें एकदम जबरदस्त तरीके से जगह बना ले बैठ जाए। क्या, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि हमारे यहां कौन सा टैक्सेशन सिस्टम है, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम है। अब सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी? वेरी गुड, कैस्केडिंग इफेक्ट।
इस कैस्केडिंग इफेक्ट की नाम की बीमारी को हटाने की दवा क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम, वैट सिस्टम। अब जब वैट सिस्टम आया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिलने लगी। अब मैं आपसे तकनीकी भाषा में बात कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी। वैट सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिलने लगी, और जब वैट सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिलने लगी तभी हमने टैक्स पे टैक्स लगने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और हमने कैस्केडिंग इफेक्ट नाम की बीमारी खत्म कर दी। अब उसके बाद चीजें आगे बढ़ी तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कि हमको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ रहा था। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नाम बदल के क्या रख दें? मॉड वैट रख दें। और मॉड वैट ने क्या व्यवस्था दी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, या दूसरी भाषा में अब मैं कहूं आपके समझ में बराबर आएगा, कि गुड्स और गुड्स के बीच में जो कैस्केडिंग इफेक्ट लग रहा था वो समाप्त कर दिया। और अब मसला कहां फंसता है? मसला फंसता है गुड्स और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट का और सर्विस और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट का। तो गुड्स और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम आई तो सरकार ने कहा ठीक है, मॉड वैट का नाम चेंज करके आप क्या कर दें? सन वैट कर दें। मतलब सन वैट में ऐसी व्यवस्था करी गई कि गुड्स और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब मामला कहां फंसा? सर्विस टैक्स के बीच के सर्विस और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट का। और जब सर्विस और सर्विस के बीच के कैस्केडिंग इफेक्ट का मामला फंसा तो सरकार ने क्या कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सर्विस टैक्स का नाम सर्विस टैक्स रहने दीजिए, लेकिन इसको बेस्ड किस पे कर दीजिए? आप वैट पे बेस्ड कर दीजिए। मामला गुड्स और गुड्स के बीच का निपट गया, गुड्स और सर्विस के बीच का निपट गया, और सर्विस और सर्विस के बीच का निपट गया। अब मामला कहां फंसता है? अब मामला फंसता है स्टेट का। केंद्र सरकारों ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया क्या कि आप ऐसा करिए, अपने यहां जो आप स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेते हैं साहब, और जो सेल्स टैक्स इसको अपन वैट के नाम से भी जानते हैं, सर इस पे प्लीज कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त कर दीजिए, हमने तो अपना करके बढ़िया से आराम से बैठे हैं। तो स्टेट ने क्या कहा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी पर तो हाथ भी मत रख देना, उस पर अभी भी वैट पे बेस नहीं हुई, जो कि प्रॉब्लम मैंने आपको बता रखी है। सेल्स टैक्स में उन्होंने लॉलीपॉप दिया, हालांकि 2005 से फिर लगभग सभी राज्यों ने धीरे धीरे करके सेल्स टैक्स को किस पे बेस्ड कर दिया? वैट पे। तभी हमने सेल्स टैक्स को किस नाम से जाने लगा? वैट से। अब सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी। हमारा जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो किस पे बेस्ड हो गई थी? सन वैट पे। हमारा जो सर्विस टैक्स था, नाम सर्विस टैक्स ही था, लेकिन किस पे बेस्ड हो गया था? वैट पे। और फिर हमारी जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी थी उस पर अभी भी वैट नहीं लग रहा था, और जो स्टेट सेल्स टैक्स था वो भी वैट पे बेस्ड हो गया था। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने थी। क्या? जिन प्रॉब्लम की वजह से हम जीएसटी लेके आए, जिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। क्या? सन वैट पे क्या लग रहा था? वैट, इसके बीच की कैस्केडिंग इफेक्ट था। स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे क्या लग रहा था? वैट, इसके कैस्केडिंग इफेक्ट को नहीं दूर कर पाए। वैट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डेट्स हैं, उसको हम नहीं एक कर पाए। एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय को खत्म करना था, वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना को पूरा करना था, और सेंटर और स्टेट के टैक्स सिस्टम को एक करना था। तो ये सारी समस्याएं मैंने आपके सामने रखी, और इन समस्याओं की वजह से अंततः हमारी सरकार मजबूर हो गई कि उसको इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म करना पड़ा, और हमारे देश में एक बहुत बड़ा कर सुधार हुआ और एक नया टैक्स आया, वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना को पूरा करने के लिए, जिसको आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से भी जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से नाम से भी जानते हैं, जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर की हम समाप्ति करते हैं, और जब नया लेक्चर आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि जीएसटी क्या है, कैसे लग रहा है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारी चीजें बताई, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जीएसटी कैसे हमारे देश में काम कर रहा है। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आराम से
बार बार देखें, समझें, कोई डाउट हो तो मुझसे निसंदेह पूछें। थैंक यू सो मच।